हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कूलॉम्स लॉ बेसिकली है क्या, इसके बारे में देखते हैं। कूलॉम्स लॉ बेसिकली जो है, जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, उसके बारे में बताता है। तो कूलॉम्स लॉ किसके लिए है? चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, एक्चुअली हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, उसके बारे में कूलॉम्स लॉ हमें बताता है। कूलॉम्स लॉ आया कहाँ से, आइए देखते हैं। तो जो है, एक जो है चार्ल्स अगस्टिन दी कूलॉम, ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? चार्ल्स अगस्टिन दी कूलॉम। इन्होंने 1785 में कुछ ऑब्जर्वेशन किया, कुछ जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने? दो जो है चार्ज स्फेयर को लिया, ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस पे, और उनके बीच में जो है, जो चार्ज स्फेयर है उसके बीच में इन्होंने फोर्स जो ऑब्जर्व हो रहा है उसके बारे में इन्होंने स्टडी की। क्या फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, इसके बारे में इन्होंने स्टडी की, और फिर अपना इन्होंने जो है कंक्लूजन बताया। और उसी कंक्लूजन को इन्होंने क्या दिया? कूलॉम्स लॉ नाम दिया। उसी कंक्लूजन को क्या नाम दिया? कूलॉम्स लॉ। तो इन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? दो चार्ज ऑब्जेक्ट को लिया था, स्फेयर को लिया था, उसको बीच में जो है थोड़े से दूर डिस्टेंस पे रखा था, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट से जो है क्या निकाला? फोर्स निकाला। फोर्स बिटवीन दी चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में इन्होंने फोर्स जो है निकाला, और फिर उन्होंने अपना क्या दिया? कंक्लूजन दिया। फिर इन्होंने कंक्लूजन दिया, और इसी कंक्लूजन को क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ। इन्होंने क्या नाम दिया? कूलॉम्स लॉ नाम दिया। क्या नाम दिया? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली जो है, बेसिकली क्या है? कंक्लूजन है। और कंक्लूजन है क्या, उन्होंने इसको जो है बताया है। तो कुछ उस कंक्लूजन के बारे में इन्होंने बताया कि जो है, जो है चार्ज ऑब्जेक्ट पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन। इन्होंने क्या बताया जी? जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन। ये आपको पता है कि जो है सेम नेचर के चार्ज क्या होते हैं? वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करते हैं? वो जो है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के बीच में क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो जो है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी होता है। अट्रैक्शन कब होता है? जब अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, और रिपल्सन कब होता है? जब जो है सेम नेचर के चार्ज हैं। अट्रैक्शन कब होगा? जब जो है डिफरेंट नेचर के चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव निगेटिव हो या निगेटिव पॉजिटिव हो। और इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला जो है कंक्लूजन इन्होंने बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस। मतलब जो चार्ज है, चार्ज का अमाउंट है, उन दोनों के जो है मल्टीप्लीकेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नेक्स्ट जो इन्होंने बताया, नेक्स्ट जो कंक्लूजन है, इन्होंने क्या दिया कि जो है, पहला जो कंक्लूजन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और सेकंड कंक्लूजन क्या है? द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तीसरा जो कंक्लूजन दिया कि ये फोर्स क्या होता है? इज ऑलवेज एक्ट, हमेशा एक्ट करता है कहां पे? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। मतलब उन दोनों चार्ज को बीच में जो मिलाने वाली लाइन है, उसी के अलोंग जो है फोर्स लगता है। तो आइए देखते हैं इसको जो है किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में या एक्सप्रेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दो चार्ज जो है क्या है? Q1 है, एक चार्ज Q1 है, और एक चार्ज क्या है? Q2 है ना? एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। और मान लीजिए जो है ये दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? मान लीजिए R है। कितना है? R है। सेंट्रल डिस्टेंस हमने लिया है, क्या है? R है। अब जो है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, पहली बात तो वो फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स क्या लगेगा? इसके अलोंग जो है लगेगा, इस जो है लाइन, जो लाइन मिलाने वाली लाइन है Q1 Q2 को, उसके अलोंग लगेगा जो है फोर्स। अब फोर्स जो है, मान लीजिए फोर्स क्या है? जो है F है। तो F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए हम E लिख सकते हैं या F ही लिख सकते हैं। इस डायरेक्ट, पहला नियम क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और दूसरा जो है कंक्लूजन क्या कहता है? दूसरा कंक्लूजन कहता है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर है, तो इनवर्सली मतलब क्या होता है जो है 1/r स्क्वायर। ठीक है, आर घटेगा तो ये बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका ये मतलब है इनवर्स का मतलब इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स की वैल्यू जो है आर पे किस तरह से डिपेंड करती है, आर अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, आर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। अब दोनों नियम को एक साथ अगर लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 हमने लिखते Q1 Q2 मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, जैसे कि जो है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना टाइम्स डिपेंड कर रहा है नहीं पता, तो हम एक जो है क्या कर लेंगे, एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे, क्या, के स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, जहां के क्या है, के एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहेंगे, एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे या कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसी का को नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, दोनों नाम जो है दे सकते हैं। ठीक है, इस के को, अब इस के का जो है वैल्यू क्या होता है, अगर एसआई यूनिट में लेंगे तो के का वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन होता है, क्या होता है, इप्सिलॉन। ठीक है, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन होता है, और इसकी वैल्यू जो है, जो के की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन होता है, ये अलग अलग मीडियम के लिए अगर देखें, जहां 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन जो है ये क्या है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है, जिस मीडियम में ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं उसका क्या है, परमिटिविटी है, उसका क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, अब जो है अगर हम इसी जो है चार्ज को, अगर हम मीडियम की बात करें, मीडियम अगर हम वैक्यूम ले लें या एयर, फॉर एयर या वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें तो इप्सिलॉन जो की जगह क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, या इसी को इप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। ठीक है, अगर मीडियम कैसा है, एयर या वैक्यूम, इसके अलावा कोई मीडियम है तो क्या करेंगे, इप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, और इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ, इसको लिख लेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर का लगभग वैक्यूम के ही लगभग अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है। ठीक है, अगर जो है एयर की बात करेंगे तो एयर के लिए क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट, तो के इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू एसआई यूनिट में क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है इसकी यूनिट। कब, जब जो है हम जो है किसकी बात करेंगे, जो है वैक्यूम या एयर की बात करेंगे। जब वैक्यूम और एयर की बात करेंगे तो यही फार्मूला जो है एफ जो है क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है जो फार्मूला आया, यही इसी को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। और ये किसके लिए है, जब दोनों चार्ज किसमें है, एयर या वैक्यूम में रखे हैं, एयर या वैक्यूम में रखे हैं, तो उसके लिए जो है ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक या जो है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, तो वो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो है यहाँ पे और चीज देखेंगे, जैसे मीडियम के अगर किसी और मीडियम में रखा है तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं, फॉर अदर मीडियम देन एयर या वैक्यूम, F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर रिलेट करना है तो हम जो है एक चीज पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, उसको हम लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को हम सिग्मा आर से लिखते हैं। ये क्या है, रिलेटिव
पर, इसको इधर लिख देते हैं, परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है, दोनों का रेशियो होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। या इसी को हम जो है कैपिटल के कहते हैं, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा अदर मीडियम के लिए। और एयर के लिए क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए क्या होता है, फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 1 अप्रॉक्स 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एयर के लिए भी, ये जनरल फार्मूला हो गया, इस एयर के लिए हम K की वैल्यू 1 रख के आसानी से हम इस चीज को लिख सकते हैं, आसानी से इस चीज को हम लिख सकते हैं। इसमें जो है हम कुछ K की वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वैक्यूम या एयर के लिए जो है K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। K है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये क्या है, यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। क्यों, क्योंकि ये रेशियो होता है। परमिटिविटी जो है, जो परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी जो होता है उसका रेशियो होता है। मीडियम की परमिटिविटी और जो है वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कहते हैं। K एक और चीज जो है हम लिख सकते हैं, K की वैल्यू जो है एक तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। और यही बराबर होता है अगर हम मीडियम की बात करें और जो है वैक्यूम की बात करें, मीडियम और वैक्यूम की बात करें तो जो है हम इसको लिख सकते हैं कि जो है वैक्यूम में जो फोर्स लगता है अपान किसी मीडियम में जो फोर्स लगता है उसका रेशियो होता है। और यही जो है किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ अगर हम एप्सिलॉन लिखें तो यह क्या है, ये मान लो जो है वैक्यूम में है, तो हम वैक्यूम में जो फोर्स हमने जो है यहाँ पे V लिखा है, और जो है मीडियम में फोर्स हमने लिखा है, मान लीजिए FM लिखा है, तो FV और FM का रेशियो अगर निकालें तो FV अपान FM करेंगे तो K ऊपर आ जाएगा, तो वही बराबर K यहाँ पे लिख रखा है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि K जो है किसका रेशियो होता है। ये क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हैं तो उस पर फोर्स कैसा लग रहा है, और दो चार्ज अगर किसी मीडियम में रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसमें जो है फोर्स कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को अगर जो है हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी को बच्चों अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। जैसे F इक्वल टू हमने क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, जो फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें देखिए ये R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर जो वेक्टर होता है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही आता है। और जो है क्या आता है, एक यूनिट वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं क्या, R यूनिट वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। या ऐसा अगर नहीं लिखना चाहें तो हम एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये जो है क्या है, ये तो सारे कांस्टेंट है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपान R वेक्टर का क्यूब इंटू R वेक्टर, ये भी हम लिख सकते हैं। R वेक्टर का क्यूब अपान जो है R अपान R वेक्टर का क्यूब, ऐसा भी हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। या हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसको यूनिट वेक्टर के भी टर्म्स में हम आसानी से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R वेक्टर का क्यूब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे R वेक्टर जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो चाहे ये हम लिखें या ये लिखें, दोनों जो है वैल्यू लगभग सेम है, दोनों चीज क्या है, सेम है, ठीक है। अब फोर्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो है ये फोर्स जो होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में जो है ये लगता है। मतलब एक के द्वारा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में लाइन ये है, इसके द्वारा या इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, तो इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा,
ठीक है। तो अगर इसके द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा इधर। मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, उस केस में क्या होगा, जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से इस पे फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा इधर, और इस पे फोर्स इसकी वजह से क्या लगेगा, इधर लगेगा, और इस पे फोर्स इसकी वजह से क्या लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव। दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्टिव, दोनों जो है सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो है ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।